लेकिन आप सोचिए कि एक मेरी मुट्ठी है, उस मुट्ठी के अंदर अगर मैं एक मुट्ठी चावल रखा है मैंने, और उस मुट्ठी के अंदर कोई आकर के बोले कि इसमें एक मुट्ठी चीनी भर लो, तो जब तक मैं उस मुट्ठी से चावल को छोड़ूंगा नहीं, चीनी कैसे भरेगा जी, लूंगा कैसे। तो अगर आपका फेफड़े का स्पेस हवा के अंदर जाने के बाद ट्यूब्स के अंदर जो जगह है वो सीमित है, कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर पहले से भर रहा है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े से बाहर अगर मरीज ना निकाल पाए, लगातार उसका दम घुट रहा हो, तो ऑक्सीजन बाहर से 10 लीटर भी लगा दोगे तो वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, कार्बन तो पहले निकालोगे तभी तो ऑक्सीजन भी पहुंचेगा जी। तो वो जो निकालने की गति होती है उसके लिए नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन, जिसको हम लोग बाई लेवल वेंट्रिकुलर सपोर्ट बोलते हैं, जो वेंटिलेटर सपोर्ट नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन है, यानी एक मशीन है जिस मशीन के द्वारा मास्क के द्वारा बिना वेंटिलेटर के बड़े वाले मशीन के उपयोग किए हम उसको उस अति गंभीर स्थिति में जाने से पहले बचा देते हैं। खर्च भी कम आता है, मरीज का सर्वाइवल बहुत अच्छा हो जाता है, मतलब जिंदगी हानि की समस्या बहुत कम हो जाती है, और जो श्वास का, हार्ट का, हृदय का रोगी है वो बच जाता है 100%, अगर उसके कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के इन्फेक्शन को दूर किया जाए, और जो खून जम रहा है उसको धीरे धीरे हम सिरिंज पंप इत्यादि से जो ब्लड थिनर्स का प्रयोग करके करते हैं। मूल बात यह है कि सक्षम हॉस्पिटल के अंदर हृदय, छाती, पैरालिटिक जो अटैक आ रहा है, पैरालिसिस इत्यादि के, ऐसे जो ठंड से पीड़ित विशेष करके रोग हैं, उनके लिए समुचित सारी सुविधाएं मेडिकल टीम के देख रेख में की हैं। कारण है कि हमारा विशेष ध्यान वैसे ही पेशेंट्स पे है जो लोग इलाज के अभाव में बॉर्डर तक भी नहीं पहुंच पाते, दम तोड़ देते हैं, छाती के हैं, दमा के हैं, सांस के हैं, हृदय रोग के हैं, या पैरालिसिस ब्रेन अटैक के हैं जिनको फैलिस हो जाए, वो ऐसे पेशेंट्स हैं। इसके बाद भी हमारी जो आईसीयू का चार्ज है 5000 पर डे, जो आईसीयू के अंदर हमने रखा है, जबकि गोरखपुर लखनऊ में बहुत ज्यादा है। आईसीयू का जो हमारा बेड चार्ज है वो 5000 पर डे है। इसके बाद सबको वेंटिलेटर्स पे हम लास्ट तक प्रयास करते हैं किसी को जरूरत ना पड़े, अगर किसी को पड़ गई तो वेंटिलेटर का भी चार्ज 5000 पर डे है, जहाँ 10,000 15,000 से शुरू होता है, हमारा 5000 पर डे है वेंटिलेटर का, और आईसीयू के बेड का 5000 पर डे। तो आप सोचिए कि जो आईसीयू 30-40 हजार रुपए रोज का जड़ बन जाता है, बाहर लोग जाकर के 3 दिन 4 दिन आईसीयू में 2 लाख 3 लाख देते हैं, हमारे यहाँ 10 से 20 हजार पर दिन के हिसाब किताब में आईसीयू की सारी सुविधा मिल रही है, जो बाहर से आधे रेट में है, और उसमें आपको सारी सुविधाएं उच्च स्तरीय हैं। वेंटिलेटर जो है वो भी बाहर का वेंटिलेटर है, जो आपको नॉन चाइनीज वेंटिलेटर है, जो वेंटिलेटर अब वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी चीज मैनुअल नहीं है, आप सेटिंग्स जो ऑटोमेटिक पेशेंट्स के जरूरत के हिसाब से अपने आप को चेंज करता है, एआई है उसके अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मेरे लिए सबसे अच्छी बात है कि हम लोग मैनुअल एरर्स को बहुत मिनिमम कर देते हैं, कि स्टाफ के कमी से होने वाले जो संभावनाएं हैं, परेशानियां हैं, गलती से 100 में से 1 भी गलती ना हो, वो कर दी है। मुझे लगता है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, और मैं खुद को ईश्वर के करीब मानता हूँ। मेरे कर्म ऐसे ईश्वर के दया से ऐसे प्राप्त हुए कि मैं मानव सेवा कर पा रहा हूँ। बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इस जन्म में मुझे चिकित्सक बनाया है ईश्वर ने। सब कोई मेहनत करता है, लेकिन 10 लाख में कोई आबादी के अगर देखें तो 1-2 लोग चिकित्सक बनते हैं, जितना बड़ा देश है। तो जब ईश्वर की इतनी अनुकंपा है मेरे ऊपर, तो उसके चलते मैं ये भाव रखता हूँ कि वो स्वयं ईश्वर ही हैं जो आपके और मेरे रूप में मुझे सेवा देने का मौका दे रहे हैं। वरना वो शरीर जब मृत हो जाए तो लोग बोलते हैं कि वो गुजर गए। शरीर तो उसी का रहता है, व्यक्ति का, तो गुजर कौन गए? तो जो गए वो जहाँ से आए थे वहां चले गए, आत्मा परमात्मा। हाँ, वो चले गए, वो तो आध्यात्म यही है। तो मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मेरे लिए ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं उसे उस सेवा भाव से सेवा करूं कि स्वयं अगर ईश्वर भी कभी आकर मेरे आगे बैठे तो मैं उनको उसी रूप में सेवा दे पाऊं। छल कपट प्रपंच या तिरस्कार या किसी तरह से समझना कि ये कितना समझेगा, ये क्या करेगा, इसको क्या ज्यादा समय देना, समझाना, खान पान, व्यायाम, परहेज, मरीज के बीमारी से जुड़ी जटिलताएं और बीमारी का जड़ क्या बना, मैं हर एक पेशेंट को छोटे प्रारूप में 5 से 8 मिनट में ये सारी चीजें समझाने का पूर्ण प्रयास करता हूँ। ये मेरा प्रैक्टिस का तरीका हो। नहीं, यही बात तो मरीज बताते हैं कि डॉक्टर साहब यह नहीं कि हाथ पकड़े या कहे जाओ अब दूसरा को भेजो, नहीं इस तरह की भाव लेकर आप इलाज नहीं करते। और आप सोचिए कि स्वयं अगर कभी ईश्वर आगे परीक्षा लेने ये भाव लेकर मैं इलाज तो फिर फेल कर जाऊंगा मैं। इसीलिए सारा पूजा पाठ तो पीछे सेवा भाव है। नमस्कार, रेडियो रिमझिम 90.4 पर
गोपालगंज जिले के चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी रेडियो रिमझिम के स्टूडियो में आए हैं। हम अपने दर्शकों के तरफ से, जो हमें रेडियो पर सुन रहे हैं, श्रोताओं के तरफ से इनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। डॉक्टर अभिषेक रंजन के बारे में हमारे बहुत सारे श्रोता और दर्शक पूर्व में इनके संबंध में जानकारी रखे हुए हैं, लेकिन जो लोग नए जुड़ रहे हैं, जो दर्शक हमें नए रूप में सुन रहे हैं, उन्हें बताते चले डॉक्टर अभिषेक रंजन पिछले एक दशक से गोपालगंज में असहाय, कमजोर, गरीब हर तरह के मरीजों का इलाज करते हैं। समय समय पर क्षेत्र भ्रमण करते हैं, स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं। यह जो है एम्स के चिकित्सक भी रहे हैं और यह MBBS MD हैं। इसके अलावा डॉक्टर अभिषेक रंजन गोपालगंज जिले के निवासी हैं, जो माझागढ़ के नज़दीक कोयनी ग्राम है, वहाँ के निवासी हैं। डॉक्टर अभिषेक रंजन अपने जीवन काल में UPSC के परीक्षा भी क्लियर किए थे, लेकिन इन्होंने एक चिकित्सक के रूप में अपने पेशा को चुना और विशेष करके गोपालगंज लोगों के सेवा के लिए समर्पित हुए। आज जब कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बहुत सारे लोग घरों में दुबके हुए हैं, उस समय भी डॉक्टर अभिषेक रंजन द्वारा संचालित सक्षम हॉस्पिटल कमला राय रोड में है, वहां जो है अपने कामों में तल्लीन है। आज अपना मूल्यवान समय रेडियो रिमझिम के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने के लिए स्टूडियो में आए हैं। हम डॉक्टर साहब आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जी बहुत बहुत आभार। डॉक्टर साहब, यह बताइए, यह जो है ठंडक का मौसम है, युवा हो, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, हर व्यक्ति जो है प्रभावित रहता है। श्वास संबंधी बीमारी इस मौसम में ज़्यादा होता है, दम फूलना, सांस लेने में कठिनाई होना, इन सब के बारे में लोगों को बताएं। सर्वप्रथम बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आपका। रेडियो रिमझिम जैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आपने हमें पुनः एक बार आग्रह किया और हमारा हमेशा स्वागत करते हैं। 9 वर्ष की आपको ढेरों सारी बधाइयाँ और आपके सारे श्रोताओं को भी हार्दिक शुभकामनाएं। ये मेरा गृह जिला है और मैं अपने जिला को, अपना गांव, संपूर्ण जिले को मानता हूं और साथ साथ पूरे सारण प्रमंडल के आसपास जितने भी लोग व्यक्ति हैं उनको मैं बहुत सम्मान और हमेशा से चाहता हूं कि जो मेरा दायित्व, मेरा कर्तव्य है इस मिट्टी के प्रति, उसके प्रति मैं हमेशा समर्पित रहूं। यही भाव है जो आपने बताया, उस भाव से समर्पण ही मेरे लिए मेरा स्वास्थ्य मिशन है और इसके लिए मैं कार्यरत हूँ। इसी क्रम में ये जो जागरूकता कार्यक्रम हमारा हो रहा है, इसमें जो आपने सर्वप्रथम प्रश्न पूछा कि इस ठंड के मौसम में सांस के रोगियों में अचानक वृद्धि होती है, तो इसका अगर मैं संक्षिप्त के साथ साथ सटीक उत्तर देना चाहूँ तो इसको विभाजित करेंगे। सर्वप्रथम अगर आप बात करें कि श्वास संबंधी समस्या से जुड़ी प्रमुख जो लक्षण है वो क्या है, तो लक्षणों में आता है खांसी का तेज हो जाना। ये खांसी जो आम कफ सिरप दवाइयों से नहीं जाती, बेवजह के एंटीबायोटिक्स के सेवन से बढ़ती है। इस खांसी का मुख्य जो कारण होता है वो वायरल संक्रमण के अलावा पॉल्यूशन, जो प्रदूषण है, चीनी मिलें जो ज़्यादातर कार्य कर रही हैं, जो हवा के अंदर अचानक से प्रदूषण में वृद्धि होती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसको AQI बोलते हैं, वो अचानक से जब बहुत खराब स्थिति में पहुंच जाता है, ये प्रमुख कारण है। वायरसेस, मेनली जो रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं, श्वास के अंदर जो सांस से जो वायरसेस बढ़ती हैं, जिसे इन्फ्लुएंजा वायरस बोलें या कोविड-19 वायरस या उस संक्षिप्त में जो और भी वायरस की फैमिलीज हैं, उसका इन्फेक्शन बढ़ता है। हवा में प्रदूषण का देन होता है कि COPD नामक क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जो श्वसन की मुख्य बीमारी 50 साल के वृद्ध जो लोगों को होती है, वो इस विंटर के मंथ्स में जो शीतकालीन समय है इसमें बढ़ता है।
हार्ट के पेशेंट्स के अंदर अचानक से वृद्धि होती है, बीपी बढ़ता है, रक्तचाप बढ़ने के साथ साथ ब्रेन स्ट्रोक के मामले कई ज़्यादा बढ़ रहे हैं, खून का अचानक से ब्रेन के अंदर जम जाना, खून का थक्का जमना, किसी किसी के अंदर हेमरेज आना, नाक से ब्लीडिंग की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, जो अचानक से खून आने लगता है, बीपी बहुत हाई जाता है, लोग घबरा जाते हैं। इसके साथ साथ नींद और नींद से जुड़ी समस्याएं भी ठंड में बढ़ती हैं, जिसमें खराटे, जो लोग खराटे लेते हैं, गला सूखता है, अचानक से घबरा करके बेचैन होकर के उठ के बैठ जाते हैं, जिसको स्लीप एपनिया बोलते हैं, वो भी बढ़ता है। तो ये जो ठंड का मौसम है वो भले आपको, हमें ये प्रतीत होता है कि गर्मी में चीज़ें जो होती हैं लू और गर्म हवाओं के थपेड़ों से अलग प्रकार की स्थितियों में जाती हैं, लेकिन ये मूल सत्य है कि ठंड के महीनों में ज़्यादातर ऐसी बीमारियां हैं जो आपके हार्ट, हृदय, फेफड़े, श्वसन क्रिया को बढ़ाती और दिक्कत देती हैं, जिसका फल पड़ता है कि देखिए, दो तरह के इम्यूनिटी के कमज़ोर लोग हैं हमारे अंदर, हमारे सोसाइटी समाज में। एक जो छोटे नन्हे बच्चे हैं जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, जो नहीं बढ़ पाते, जो 13 वर्ष के कम की उम्र के हैं। दूसरे जो वयस्क वृद्ध हैं जिनको बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट की बीमारियां, किडनी इत्यादि है, जो पहले से दवाइयां लेते हैं, जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है, जिनको कोविड हो चुका है, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, पहले से दमा, अस्थमा, सीओपीडी, या जिन्होंने धूमपान किया है, ऐसी बीमारी से लिवर डिजीज इत्यादि, उन सबसे पीड़ित है। अब ऐसे दो वर्ग विशेष में देखें तो आबादी का 30 से मुझे लगता है 40% का हिस्सा आ जाता है। यंग पॉपुलेशन है लेकिन 40% लोग आते हैं। ये 40% लोग डायरेक्ट आपको हवा के नमी में, हवा के प्रदूषण से और हवा के अंदर फैल रहे इस नमी के चलते बढ़ रहे वायरल संक्रमण का सीधे शिकार होते हैं। एडल्ट्स के अंदर वयस्क जो वृद्ध है, स्ट्रोक की समस्या जैसे बताया बढ़ जाती है, फैलिस की, पैरालिसिस की, जो बोलते हैं एक साइड का अचानक लकवा मार जाना, जबान का अचानक से मुंह का टेढ़ा हो जाना, इसके साथ साथ ब्रेन में स्ट्रोक की, हार्ट अटैक की समस्या, मायोकार्डियल इस्कीमिया जिसे बोलते हैं, अचानक से लगेगा कि दम फूल रहा है, छाती में दर्द हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और वैसे ही बच्चों में भी ठंडी, खांसी, बुखार तेज होने की ये समस्याएं देखी जाती हैं ठंड के महीनों में। यह भी देखा जाता है कि जो महिलाएं हैं विशेष करके, उनका दम जो है घुटने जैसा हो जाता है, लगता है कि कमरे में धुआं भर गया है, और हांफ जो है शुरू हो जाता है, दर्द शुरू हो जाता है। घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वे बच्चों को चिल्लाने लगते हैं कि भाई पीठ में तेल मलो, तेल मलो, वो दर्द से कराह उठते हैं। ऐसा क्यों होता है? जी देखिए, यूरिक एसिड बढ़ने से भी देह के अंदर दर्द ठंड के महीनों में बढ़ता है। साग, टमाटर, मटर, दाल दलहन वाले प्रोटीन, बीन्स, सेम, ये सब का सब जो आता है आपको ठंड के समय के सीजन में बढ़ता है। मतलब ये आती है मौसमी सब्जियां हैं, जिसकी वजह से पानी कम पीने से, इन सब्जियों का अत्यधिक सेवन करने से, मटर, टमाटर, साग इत्यादि, यूरिक एसिड की समस्या से जोड़ों का दर्द भी बढ़ता है, बदन में दर्द भी बढ़ता है। और इसकी वजह से ही कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको चेस्ट के कोस्टल मार्जिन्स के अंदर, मतलब छत के बाती में भी दर्द होता है, अगर ऐसा हो तो टखने में, अंगूठे में पैर के दर्द या एड़ियों में दर्द होता है। लेकिन जो आपने पूछा, बड़ा अच्छा सवाल है। सबसे अच्छी बात है आपकी कि आप अभिव्यक्ति जो है वो स्थानीय भाषा में करते हैं। कई जो लोग हैं वो, इनको समझाना मेडिकली बड़ा मुश्किल है। आप तेल मलने लगना और ये जो बता रही, होता एक्चुअल ऐसे ही है, मरीज बताते हैं। तो होता क्या है ना कि अगर पहले से पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल की समस्या, लिपिड की दिक्कत है, वसा ज़्यादा है, और हमारे यहाँ अभी इतनी जागरूकता नहीं कि लोग हर 3-6 महीने पे अपना कोलेस्ट्रॉल जांच कराएं वसा का। तो होता क्या है कि ठंड के अमूमन महीने में ऐसा देखा जाता है कि वैसोस्पाज्म होता है। वैसोस्पाज्म भारी भरकम नहीं लगना चाहिए, सरल भाषा में बताऊं तो जो खून की नलियां हैं वो थोड़ी सी कंस्ट्रिक्ट करती हैं, सिकुड़ती हैं, और वो सिकुड़न जो है हार्ट के अंदर के खून के नलियों में भी होता है, जिसकी वजह से जो खून का बहाव है वो हार्ट यानी हृदय और हृदय के दीवार के अंदर थोड़ा सा स्लगिश, कमजोर और स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा भी दबाव मौसम का पड़े, ठंड का पड़े, या आपको हृदय के रक्तचाप का पड़े, किसी तरह का तनाव का पड़े, तो वो जो हार्ट होता है उसका पेन, जो कार्डियक पेन बोलते हैं, जो इस्कीमिक पेन, जो हार्ट के दर्द होता है हृदयघात के पहले का, एंजाइना जिसे बोलते हैं, वो जो दर्द है छाती और छाती से लेकर के कांख के तरफ, आपके कंधे के तरफ, जबड़े तक जा सकता है, और ये दर्द पूरा फैलता है।
कभी कभी हाथ में सूनापन भी आ सकता है। ऐसा देखा गया कि अमूमन ऐसा हार्ट का पेन होता है बेचैनी घबराहट के साथ। कई बार लोग इसे भूल से गैस समझ लेते हैं। ये ठंड में बहुत होता है और ये जब पीछे पीठ की तरफ जाता है तो लोग बोलते हैं दम फूलने का एहसास होता है। इसी की तरह साथ साथ जो दमा का अटैक आता है वो भी ठंड के महीनों में बहुत ज्यादा है। अब दमा के अटैक का कारण बन जाता है कि प्रदूषण, पॉल्यूशन, हवा की नमी, अचानक से ठंडक का बढ़ना, जो श्वास नली है उसके अंदर खखार इत्यादि अकड़ जाता है, जकड़ जाता है, खूब खांसने पर भी निकलता नहीं, बार बार दम फूलता है, पेशेंट्स एकदम सकदम हो जाते हैं, उसी में निमोनिया हो गया, वायरल फीवर हो गया और तरह तरह के एंटीबायोटिक्स खा के कफ नहीं निकला और उल्टा कफ सिरप कफ चापने की पी लेते हैं जिसकी वजह से और ड्राई कफ हो जाता है, कफ निकलने की जगह सूख जाता है और सकदम बेदम प्लूरिटिक चेस्ट पेन हो जाता है। जो फेफड़े और फेफड़े के आसपास की जो लेयर है उसके अंदर सूजन आने की वजह से पूरा छाती दर्द करता है। कई लोगों को यह आभास होता है कि हार्ट अटैक है, जबकि वो छाती की वजह से लगातार खांसने से दर्द होता है। तो क्या है कि इस ठंड में अपने आप को बचाना है तो दमा के अटैक से बचाने के लिए अपनी दवाइयाँ समय पे लीजिए। लक्षण आए तो लक्षण को चापने की, कम करने की, ढकने की कोशिश कोई जाके दवा दुकान से या कहीं आसपास बिना चिकित्सक से दिखाया ऐसे दवाइयाँ लेने से कि ठीक हो जाए, उसके चक्कर में ये कई ऐसे मेरे पेशेंट अभी एडमिट है मेरे सक्षम हॉस्पिटल में। जो पेशेंट शुरुआती दिनों में मेरे पास आते तो उनकी इतनी स्थिति कमजोर नहीं होती कि आज ऑक्सीजन गिर गया है, किसी को हार्ट में खून का थक्का जम गया है, किसी का पल्स 180-120 जा रहा है, बीपी 200 है, ऐसे तरह तरह के विभिन्न हृदय और छाती के रोगी, कुछ पैरालिसिस के रोगी मेरे सक्षम हॉस्पिटल में एडमिट हैं। कारण यही है कि शुरू के लक्षणों में हम ध्यान नहीं दे पाते, हम बीमारी को कमतर रखते हैं और बीमारी लगातार बढ़ती है और फिर एक जगह इतनी ज्यादा बढ़ जाए तो फिर उसका इलाज भर्ती करके करना पड़ता है। डॉक्टर अभिषेक रंजन MBBS MD से हम बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का OPD होटल कैलाश के ठीक सामने SBI ATM के बगल में सिंह मेडिकल के करीब में सोमवार से बृहस्पतिवार तक सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक देखते हैं। डॉक्टर साहब यह बताइए कि जाड़े के दिनों में लोग कहते हैं कि भोजन खाइए, कुछ नहीं होता है, बीमारी थोड़ा बहुत होता है तो लोग को असकत हो जाता है कि डॉक्टर साहब के पास जाएंगे ठंडी में कैसे, और लगातार जब बीमारी इतना बढ़ जाता है तो रात को 11 बजे वह जो है हॉस्पिटल खोजने लगते हैं। तो दूसरी बात इसी में बताइए कि सक्षम हॉस्पिटल में कौन कौन सी सुविधा है, किस तरह के मरीजों को आप भर्ती करते हैं और क्या करते हैं, जरा विस्तार से बताइए हमारे दर्शक और श्रोता को। सक्षम हॉस्पिटल जब हमने शुरू किया तो इसका पूरा और प्रथम जो संकल्प हमने लिया था कि ऐसे सारे मरीज, सारे निडी जो जरूरतमंद मरीज हैं जो गोरखपुर, पटना या और बड़े शहरों में जाते हैं, क्योंकि यहाँ ICU नहीं है। ICU यानी जो इंटेंसिव केयर यूनिट है, जो हाई इमरजेंसी के जो पेशेंट्स हैं जिनको लगता है कि कभी भी जान जा सकती है, बहुत ज़्यादा सांस उल्टी चल रही है, छाती में अचानक दर्द बन गया, जिनको ऐसा वेंटिलेटर के सपोर्ट का ज़रूरत है, जिसको अगर हार्ट के सपोर्ट की ज़रूरत है कि वो सांस ना ले पा रहा तो वेंटिलेटर से उसके जान में जान डाली जाए और फिर वो स्टेबल होता डाला जाए। पैरालिसिस के ऐसे मरीज हैं जिनका खून का थक्का जम जाए, ब्रेन के अंदर कोई चीज़ जम जाए या फिर खून फट जाए, खून की नली, उसके लिए हमने वेंटिलेटर्स के साथ साथ कई सारी अन्य चिकित्सक सुविधाएं रखी हैं। ABG आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस वो कहीं नहीं होता था पूरे जिले में, जो कि मुख्यतः ये बता सकता है कि जब बॉडी के मुख्य अंग जैसे हृदय, फेफड़े इत्यादि अचानक से काम करना बंद कर दें तो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड भरना शुरू हो जाता है, जिसको हाइपरकैप्निया बोलते हैं स्टेट को। इसके जांच के लिए कोई अन्य जांच लैब से होती नहीं है, ABG है। ये सुविधा नहीं थी तो इमरजेंसी के पेशेंट को बस लोग भाप लगा देना, नेबुलाइजेशन करना, जो दवाई डाल करके भाप लगवा देना, और इससे ज़्यादा डेक्सोना, डेरिफालिन नामक अलग अलग स्टेरॉयड, एंटीबायोटिक दे करके वो सोचते थे इसी से कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि एक मेरी मुट्ठी है, उस मुट्ठी के अंदर अगर मैं एक मुट्ठी चावल रखा है मैंने, और उस मुट्ठी के अंदर कोई आकर के बोले कि इसमें एक मुट्ठी चीनी भर लो, तो जब तक मैं उस मुट्ठी से चावल को छोड़ूंगा नहीं, चीनी कैसे भरेगा जी, लूंगा कैसे? तो अगर आपका फेफड़े का स्पेस,
हवा के अंदर जाने के बाद ट्यूब्स के अंदर जो जगह है वो सीमित है। कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर पहले से भर रहा है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े से बाहर अगर मरीज ना निकाल पाए, लगातार उसका दम घुट रहा हो, तो ऑक्सीजन बाहर से 10 लीटर भी लगा दोगे तो वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? कार्बन तो पहले निकालोगे तभी तो ऑक्सीजन भी पहुंचेगा। जी जी। तो वो जो निकालने की गति होती है उसके लिए नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन, जिसको हम लोग बाई लेवल वेंटिकुलर सपोर्ट बोलते हैं, जो वेंटिलेटर सपोर्ट नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन है, यानी एक मशीन है जिस मशीन के द्वारा मास्क के द्वारा बिना वेंटिलेटर के बड़े वाले मशीन के उपयोग किए हम उसको उस अति गंभीर स्थिति में जाने से पहले बचा देते हैं। खर्च भी कम आता है, मरीज का सर्वाइवल बहुत अच्छा हो जाता है, मतलब जिंदगी हानि की समस्या बहुत कम हो जाती है, और जो सांस का, हार्ट का, हृदय का रोगी है वो बच जाता है 100%, अगर उसके कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के इन्फेक्शन को दूर किया जाए, और जो खून जम रहा है उसको धीरे धीरे हम सिरिंज पंप इत्यादि से जो ब्लड थिनर्स का प्रयोग करके करते हैं। मूल बात यह है कि सक्षम हॉस्पिटल के अंदर हृदय, छाती, पैरालिटिक जो अटैक आ रहा है, पैरालिसिस इत्यादि के, ऐसे जो ठंड से पीड़ित विशेष करके रोग हैं, उनके लिए समुचित सारी सुविधाएं मेडिकल टीम के देख रेख में की हैं। कारण है कि हमारा विशेष ध्यान वैसे ही पेशेंट्स पे है जो लोग इलाज के अभाव में बॉर्डर तक भी नहीं पहुंच पाते, दम तोड़ देते हैं, छाती के हैं, दमा के हैं, सांस के हैं, हृदय रोग के हैं, या पैरालिसिस, ब्रेन अटैक के हैं, जिनको फैलिस हो जाए, वो ऐसे पेशेंट्स हैं, और जो बाहर जाकर के आर्थिक दोहन शोषण का कारण बनते हैं। अब आप सोचिए कि हमारे यहाँ जो सुविधाएं हैं, इसके बाद भी हमारी जो आईसीयू का चार्ज है 5000 पर डे, जो आईसीयू के अंदर हमने रखा है, जबकि गोरखपुर, लखनऊ में बहुत ज्यादा है। आईसीयू का जो हमारा बेड चार्ज है वो 5000 पर डे है। इसके बाद सबको वेंटिलेटर्स पे हम लास्ट तक प्रयास करते हैं किसी को जरूरत ना पड़े, अगर किसी को पड़ गई तो वेंटिलेटर का भी चार्ज 5000 पर डे है, जहां 10,000 15,000 से शुरू होता है, हमारा 5000 पर डे है वेंटिलेटर का, और आईसीयू के बेड का 5000 पर डे। तो आप सोचिए कि जो आईसीयू 30-40 हजार रुपए रोज का जड़ बन जाता है, बाहर लोग जाकर के 3 दिन 4 दिन आईसीयू में 2 लाख 3 लाख देते हैं, हमारे यहाँ 10 से 20 हजार पर दिन के हिसाब किताब में आईसीयू की सारी सुविधा मिल रही है, जो बाहर से आधे रेट में है, और उसमें आपको सारी सुविधाएं उच्च स्तरीय हैं। वेंटिलेटर जो है वो भी बाहर का वेंटिलेटर है, जो आपको नॉन चाइनीज वेंटिलेटर है, जो वेंटिलेटर अब वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी चीज मैनुअल नहीं है, आप सेटिंग्स जो ऑटोमेटिक पेशेंट्स के जरूरत के हिसाब से अपने आप को चेंज करता है, एआई है उसके अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मेरे लिए सबसे अच्छी बात है कि हम लोग मैनुअल एरर्स को बहुत मिनिमम कर देते हैं, कि स्टाफ या स्टाफ के कमी से होने वाले जो संभावनाएं हैं, परेशानियां हैं, गलती से 100 में से 1 भी गलती ना हो, वो कर दी हैं। जो सारे ट्रेंड स्टाफ हैं, आरएमओ, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर हैं, और जो बाकी डॉक्टर्स की टीम, वो सारे लोग अलग अलग जगह के इंटरव्यू पटना में हुआ, वहां से सारे लोग आकर के यहाँ पर सेवाएं देते हैं। तो इसका बस एक ही उद्देश्य है कि इस हॉस्पिटल को हम लोग उस मानक से एस्टेब्लिश करें कि सारण प्रमंडल के साथ साथ जो हमारे बॉर्डर के क्षेत्र हैं, आपको कुशीनगर हो गया, गोरखपुर के पहले की जितनी आबादी, देवरिया हो गया, फाजिल नगर हो गया, इस सबको इस तरह से हम लोग सेवा दें कि लोगों को अब जाना ही नहीं पड़े बड़े शहर, हमारे पास कम से कम दिन में बैलेंस हो जाते हैं। क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं कि इलाज जो है दीर्घकालिक, वो हमेशा घर के माहौल में, घर के साथ देख रेख में होता है। हॉस्पिटल का काम है कि मरीज को घर के जाने लायक बना दो, कि दवाई अपना करके घर पे वो देखभाल सेवा भाव से वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाए। अस्पताल का काम है जीवन हानि के खतरे से हटाकर उसको स्टेबल करना, बाकी इलाज सुई दवाई घर पे अपना करे, बस उसके लिए हम लोग पेशेंट्स रखते हैं। और इसी वजह से सक्षम हॉस्पिटल का मेन मोटो है सर्विस। सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। अगर आप मानव की सेवा करते हैं तो वो ईश्वर सेवा के समतुल्य है। इसी सेवा भाव से समर्पित अस्पताल सक्षम हॉस्पिटल का हमने शुरुआत किया इस साल। सक्षम हॉस्पिटल के स्थापना के बाद ओपीडी में बहुत सारे मरीज आते हैं जो सोमवार से बृहस्पतिवार तक आपके करीब आते हैं। यदि किसी व्यक्ति को डायरेक्ट बिना ओपीडी गए, बिना आपको कैलाश होटल के नज़दीक दिखाए बगैर इमरजेंसी होता है, तो वह किस नंबर पर संपर्क करेंगे, किसकी सहायता लेंगे? क्योंकि हर क्षेत्र में ब्रोकर है। कुछ ब्रोकर जो है इसे कहते हैं कि सक्षम हॉस्पिटल मत जाओ, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, अधिक पैसा लगेगा, तो व्यक्ति जो है डर जाता है। हमसे एक आदमी मिले थे, तो जो ब्रोकर टाइप के लोग हैं, इसलिए आम लोगों से आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, जब भी आप शुरुआत करते हैं, तो जब शुरुआत करते हैं तो उसमें कई तरह के लोग जुड़ते हैं, कई तरह के लोग जुड़ना चाहते हैं, कोशिश करते हैं। और जो मार्केट में या जो समाज में प्रचलित बहुत सारी गलत धारणाएं और प्रख्यात चीज़ें हैं, कुख्यात चीज़ें हैं, हम लोग शुरू से उस चीज़ों से दूर रहे हैं। मैंने जब अपनी प्रैक्टिस शुरू करी थी तो एक अरसा 9 साल के करीब हो गया गोपालगंज में सेवाएं देते, और उस टाइम भी लोग आए, कुछ संपर्क किए कि सर इधर उधर की चीज़ें, लेकिन मैंने साफ स्पष्ट बोला कि मेरे पूरे परिवार में, मेरे खानदान में पिछले कई पुश्त और अभी के जनरेशन में कोई डॉक्टर नहीं, कोई चिकित्सक नहीं। और मैं चिकित्सक बना तो मेरा एक उद्देश्य था कि इस जिले को मैं उस चिकित्सीय सेवा दे पाऊं जो एम्स में लोग जितने गंभीर होकर के आते थे और हमें बोलना पड़ता था कि अब आपका देर हो गया है बाबा, आपको थोड़ा पहले आना था, लेट से आए, इधर उधर के इलाज में देर हो गई। तो वो एक जो मरीज, गरीब और जो एक नीडी आदमी, जो जरूरतमंद मेरे पास उस एम्स में आकर के लेट होता था, मुझे अफसोस होता था, उस अफसोस को मैं खुद के संतुष्टि से दूर करने के लिए यहाँ पे आया। तो जब आप जुड़ते हैं और कुछ अलग उद्देश्य रखते हैं, संकल्प रखते हैं और समाज में चाहते हैं, तो कई सारी की ऐसी धारणाएं, ऐसे व्यवधान और ऐसे चीजें आती हैं। मेरा मानना है कि अगर हम दोष दर्शन करें किसी में, तो ये वैसे ही आईना है कि मेरे अंदर दोष है तभी मैं दूसरे में दोष देखता हूं, मैं यही मानता हूं। तो अगर मेरे में दोष वो होगा तो मुझे दूसरे में दोष दिखेगा। अब सोचिए कि लोग जो आप दलाल की चर्चा या एजेंट्स की चर्चा कर रहे हैं, मैं खुद आपके माध्यम से उन एजेंट्स को बोलता हूं कि आप एक बार सक्षम हॉस्पिटल में अपने करीबी संबंधी या अपने आप को खुद एडमिट करके देखिए कि जिले नहीं, पूरे सारण प्रमंडल के अलावा बॉर्डर के क्षेत्र, यहाँ तक कि गोरखपुर, क्योंकि हमारे पास सारी रेट्स हैं जो हम तय करते हैं कि हॉस्पिटल में क्या मानदेय है, क्या पेशेंट से चार्ज करना है, वो सारा रेट हमारा गोरखपुर के रेट्स को मंगाने के बाद तुलना करके सबसे कम रेट रख करके ही है। और सारा का सारा रेट लिस्ट, जो भी पेशेंट एडमिट होता है उसके पहले हम लोग सब चीज ओपन करके बताते हैं कि कल कुछ ना किसी से छुपा करके करना है ना देना है, पहला बात। दूसरा बात कि मेडिसिन, जो भी दवाइयां का चलता था कि 10 की दवाई जो 20 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए में, मेरे यहाँ हर एक ब्रांडेड दवाई, क्योंकि मैं खुद चिकित्सक हूँ, इसका जो सारा क्रियाकलाप है, फंक्शनल है, मैनेजिंग डायरेक्टर से लेकर सब कुछ ओनर खुद मैं हूं, तो मैं तय करता हूं कि इसमें एक भी नकली, फर्जी और जेनरिक दवाइयां नहीं चलेंगी। मेरे यहाँ एक ब्रांडेड दवाई जो सटीक पेशेंट को 2 से 3 दिन में स्टेबल कर दे, सटीक एंटीबायोटिक्स, अच्छे से उच्च गुणवत्ता की दवाइयां यही केवल आती हैं, जो बिना मेरे देख रेख के आ ही नहीं सकती मेरे अस्पताल में। दवाइयां सही चलेंगी, रेट्स जब मैं डिसाइड करूंगा, जब मैं इस संकल्प के साथ आया हूं, तो तीसरा तो कोई है ही नहीं। जी कोई तीसरा जब है नहीं तो सर्वथा मेरे ऊपर है। तो अब आप उसके लाभ में अपने आप को शामिल कर लीजिए, या आप दूरदर्शन करके जैसे खुला मार्केट, खुला सिनारियो, खुला बाजार है, उसके एक हिस्सा बन करके अपने आप को बाजारू बना दीजिए। उस व्यक्ति का कोई मोल नहीं लगा सकता जिसका बिकने का कोई रेट नहीं, अनमोल चीज का कोई मोल नहीं होता। और इस मोल भाव में मैं नहीं रहता, ना मैं किसी तरह के एजेंट्स, किसी तरह के दलाल, ना किसी तरह के थर्ड पार्टी को किसी तरह का भी लोभ, प्रलोभन, लालच में अपने अस्पताल से जुड़ने देता हूं। मैं बस ये बात कहता हूं, आप कहीं मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हैं, एएनएम है, जेएनएम है, या कहीं कोई नर्स है, मिडवाइफ है, कहीं भी स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं, आरएमपी हैं, रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर्स हैं, कहीं भी हैं, आप अगर अपनी सेवाएं दे रहे हैं वहां, तो ये मेरा सम्मान है कि आप मेरे जिले को सेवा दे रहे हैं। इस भावना को मैं कदर करके, अगर मेरे अस्पताल में आपके कोई संबंधी या कोई लोग एडमिट होते हैं, तो मेरे से 2 कदम मैं चल सकता हूं, जितना मैं मदद कर सकता हूं, और 4 कदम 3 कदम आप चलिए, इतना मैं जरूर करूंगा मदद, कि जो मैं अपने हाथ से इस सेवा भाव से कर सकता हूं उतना मैं करूंगा। क्योंकि मैं मानता हूं कि एक महासमुद्र से 2 बाल्टी पानी निकालने से समुद्र नहीं सूखता। मैं हर किसी को बोलता हूँ कि जब समुद्र से बाल्टी पानी निकालेगा समुद्र नहीं सूखेगा। अरे भाई, समुद्र से आग्रह करके देखिए, समुद्र से पूछिए, आप पहले आकलन करेंगे, तो पानी करिया लौकत आते तो खारा पानी पिए लायक भी नहीं, जबकि मोती उसी समुद्र से मिलता है। दोष दर्शन तो करना ही नहीं चाहिए, मैं किसी के बारे में नहीं करता। अच्छा, एक चीज और डॉक्टर साहब, हमने सुना है आपके सक्षम हॉस्पिटल के बारे में कि अभी तक जितने मरीज आए हैं सभी स्वस्थ और निरोग होकर गए हैं और सक्षम हॉस्पिटल को आशीर्वाद देते हुए गए हैं, यानी मृत्यु की संख्या बड़ा ही कम रहा।
इसमें सच्चाई कितना है? हाँ, मैं बताता हूँ, क्योंकि ये टोटल का टोटल जो अस्पताल है, ये टोटल अस्पताल सॉफ्टवेयर बेस्ड है। सॉफ्टवेयर बेस्ड मैनेजमेंट से जुड़ा है, यानी अस्पताल, यानी इसके मरीज का एक एक चीज, आईडी से लेकर के टोटल ट्रीटमेंट, सब चीज सॉफ्ट कॉपी में हमारे लैपटॉप में मौजूद रहती है। टोटल पेशेंट रिकॉर्ड्स डाटा है, तो इससे हमें एनालिसिस करने में मदद मिलती है कि किस तरह के ज़्यादातर रोगी, किस रोगी का क्या उपचार, उनकी जो संतुष्टि थी कितनी थी, और किस रोगी का कितने दिन में सक्सेसफुल इलाज हुआ, ताकि आगे के लिए हम वैसे अस्पताल का समय समय पे अवलोकन करते हैं। 385 मरीज अभी तक भर्ती हुए हैं, जो मैं राउंड लेकर के ही हॉस्पिटल से अभी आ रहा हूँ। अभी भी मेरे हॉस्पिटल में 12 के आसपास मरीज भर्ती हैं। 385 मरीज भर्ती हुए हैं, और दो मुझे याद है कि 2 मृत्यु हुई हैं जो अस्पताल के अंदर हुई हैं। कई सारे ब्रॉड डेड केस थे जो ऑलरेडी मृत हो चुके थे, जिनको बाहर देख करके हमने देखा कि मृत हो चुके हैं पहले से। अस्पताल में 2 मरीज डेथ हुए हैं जो अति गंभीर अवस्था में थे। कारण है कि अगर 385 में 2 लोग की मौत होती है, वो भी आईसीयू और सांस और हृदय के ज्यादातर मरीज हैं, जिनमें मृत्यु दर बहुत हाई होता है ऐसे पेशेंट्स में। तो मेरा बस यही मानना है कि शायद मैंने राधा रानी जो आप सभी जानते हैं, और ठाकुर जी को अस्पताल में अपने स्थापित किया है, और ये भाव से किया था कि अस्पताल उनके हवाले है। जिस दिन से शुरू हुआ, तो वो भाव से कहीं ना कहीं वो भी जुड़े हैं, और उनका आशीर्वाद है कि हम लोग जब सही करते हैं तो उनकी संरक्षण और उनसे बड़ा कोई और सुरक्षा नहीं दे सकता अस्पताल को, अस्पताल के स्टाफ को और उसके मैनेजमेंट टीम को। जब स्वयं धर्म की रक्षा हेतु वहां मौजूद हो, तो आप समझ सकते हैं कि थर्ड पार्टी जो इसने आपने बताया कि जो भी मार्केट में जो कहे मतलब नहीं है, क्योंकि आप सही रास्ते पे चलिए। और ठोकर आती है, ठोकर आएंगी, आप उनसे लड़िए, आप उनको समझिए, और खुद एक दिन ठोकर समझ जाएंगी कि भाई मुझे पुल बनना है, अब इनको ठोक के मैं भी थक चुका हूँ। अच्छा, एक चीज और बताइए डॉक्टर साहब, अब तो अंतिम प्रश्न हमारा है। ओपीडी में बहुत सारे मरीज आते हैं, और मरीजों का कहना है कि आप तो बहुत सारे 100-150 मरीज देखते हैं, लेकिन हर मरीज को आप भरपूर समय कैसे दे पाते हैं, यह बताइए। सर्वप्रथम कि मरीज के अंदर मुझे ईश्वर का रूप दिखता है। मैं आपके आगे ये एक खुलासा करना चाहता हूँ। कारण है कि देखिए, मुझे लगता है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, और मैं खुद को ईश्वर के करीब मानता हूँ। मेरे कर्म ऐसे ईश्वर के दया से ऐसे प्राप्त हुए कि मैं मानव सेवा कर पा रहा हूँ। बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इस जन्म में मुझे चिकित्सक बनाया है ईश्वर ने। सब कोई मेहनत करता है, लेकिन 10 लाख में कोई आबादी के अगर देखें तो 1-2 लोग चिकित्सक बनते हैं, जितना बड़ा देश है। तो जब ईश्वर की इतनी अनुकंपा है मेरे ऊपर, तो उसके चलते मैं ये भाव रखता हूँ कि वो स्वयं ईश्वर ही हैं जो आपके और मेरे रूप में मुझे सेवा देने का मौका दे रहे हैं। वरना वो शरीर जब मृत हो जाए तो लोग बोलते हैं कि वो गुजर गए। शरीर तो उसी का रहता है, व्यक्ति का, तो गुजर कौन गए? तो जो गए वो जहां से आए थे वहां चले गए, आत्मा परमात्मा। हाँ, वो चले गए। वो तो अध्यात्म यही है। तो मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। मेरे लिए ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं उसे उस सेवा भाव से सेवा करूं कि स्वयं अगर ईश्वर भी कभी आकर मेरे आगे बैठे तो मैं उनको उसी रूप में सेवा दे पाऊं। छल कपट प्रपंच या तिरस्कार या किसी तरह से समझना कि ये कितना समझेगा, ये क्या करेगा, इसको क्या ज्यादा समय देना, समझाना, खान पान, व्यायाम, परहेज, मरीज के बीमारी से जुड़ी जटिलताएं और बीमारी का जड़ क्या बना, मैं हर एक पेशेंट को छोटे प्रारूप में 5 से 8 मिनट में ये सारी चीजें समझाने का पूर्ण प्रयास करता हूँ। ये मेरा प्रैक्टिस का तरीका हो। नहीं, यही बात तो मरीज बताते हैं कि डॉक्टर साहब यह नहीं कि हाथ पकड़े या कहे जाओ अब दूसरा को भेजो। नहीं, इस तरह की भाव लेकर आप इलाज नहीं करते। और आप सोचिए कि स्वयं अगर कभी ईश्वर आगे परीक्षा लेने ये भाव लेकर मैं इलाज है तो फिर फेल कर जाऊंगा मैं। इसीलिए सारा पूजा पाठ तो पीछे सेवा भाव है। और अच्छा, दूसरा एक और चीज मैं बताना चाहूंगा 1 मिनट कि जो आपने बोला ना कि इतनी मृत्यु दर कम क्यों है और ज्यादातर मरीज घर जाते कैसे हैं, तो जो मेडिकल रूल्स हैं, एल्गोरिदम्स हैं, जो नियम कायदे कानून है, फर्स्ट एंटीबायोटिक क्या, दवाइयाँ क्या, प्रथम उपचार में क्या, प्लस केस सिलेक्शन, कौन सा मरीज केस
किस तरह का इलाज हमारे यहाँ संभव है, ये सब चीजें हम लोग बहुत सोच करके अच्छे तरीके से मैनेज करके चलते हैं एक पूरे टीम की तरह। और सब पर मेरा एक सूक्ष्म नजर रहता है मेरा अपना, कि जो इलाज चल रहा है उसमें एक भी गलत दवाइयां ना, एक भी दवाई ऐसी नहीं जिसको मरीज को जरूरत ना हो, और उस इलाज में कैसे कैसे दवाइयों को कम करना है, कब मरीज को घर भेजना है, ये सब मैं खुद निर्णय करता हूँ, कोई और निर्णय नहीं करता। इसी वजह से मुझे लगता है कि तजुर्बे, एक्सपीरियंस के अलावा ईश्वर के आशीर्वाद से, उनकी अनुकंपा से हम लोग इतने सक्सेसफुल हो पाए हैं पिछले 6 से 7 महीनों में कि मृत्यु दर भी कम है और ज्यादातर मरीज 99% से ज्यादा मरीज संतुष्ट हैं। ये अपनी आप में बड़े आशीर्वाद है ईश्वर। अच्छा, ये ओपीडी जहाँ देखते हैं मरीजों को, मतलब देखते हैं, उसका कोई संपर्क नंबर हो तो दिया जाए। सक्षम हॉस्पिटल में भी पेशेंट्स जो जिनको इमरजेंसी हो, ज़रूरत हो, वो आ सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी अगर मैं सक्षम हॉस्पिटल में राउंड ले रहा हूँ, कोई सीरियस मरीज है, कोई मरीज जिसको सच में है, और वो अगर इंतजार करे कि डॉक्टर साहब क्लिनिक ओपीडी में आए, तो ये अन्याय हो जाएगा। तब तक मरीज सीरियस होकर ज़्यादा समस्या में पहुँच सकता है। तो अगर सक्षम हॉस्पिटल में भी मरीज सुबह के समय 10 बजे से लेके, जब मेरा राउंड का समय होता है 9 बजे से लेके 11 बजे तक आ जाता है, उसको ज़रूरत है, तो मैं वहां पर भी मरीजों को देखता हूँ सक्षम हॉस्पिटल सक्षम में भी। कारण है कि देखिए जरूरतमंद पेशेंट्स अगर आपको रोड पे मिल जाए, आप कहीं कुछ खरीद रहे हो, आप डॉक्टर हो, उसके अंदर बहुत पीड़ा है, कोई बेहोश हो जाए, गिर जाए, तो वहां मैं नहीं बोलूंगा कि ये मेरा चिट्ठा है, मेरा नंबर है, घर आके संपर्क करो। मैं वहां उठूंगा, आला अगर होगा देख लूंगा, नब्ज पकड़ूंगा, आसपास कहीं से पेन लिख करके कहीं दवाई दे दूं। बहुत बार ऐसा होता है, करता है, लेकिन यही भाव होना चाहिए कि आप सबकी सुविधा सोचो, ना कि अपनी सुविधा सोचो। इसी वजह से सक्षम में भी जरूरतमंद आए तो दे सकता हूँ। दूरभाष जो संख्या आपने पूछा वो मैं बता देता हूँ, 7870331444 पहला नंबर है, दूसरा है 7979099721। ये 2 नंबर जो है, इनसे आप 24 घंटे में कभी भी संपर्क करके मरीज को सक्षम हॉस्पिटल में डायरेक्ट ला सकते हैं। मैं 24 घंटा वहां उपलब्ध रह सकता हूं। अगर इमरजेंसी हुई, जरूरत पड़ी, तो वहां सीधा एडमिट करके तुरंत इलाज शुरू करेंगे, जिससे जीवन हानि की संभावनाएं और कष्ट भी कम हो जाएंगे। अच्छा, तो कोई व्यक्ति, जैसे आप शुक्रवार, शनिवार, रविवार पटना में देखते हैं मरीजों को, जी, तो उस स्थिति में अगर यहाँ कोई आपातकालीन होता है तो कैसे आप देखिएगा टेलीमेडिसिन? जी, ये बहुत अच्छी प्रश्न आपने पूछी। अभी जो हमारे 3 पेशेंट भर्ती हुए अभी, तो उनमें से 2 पेशेंट शनिवार को अर्धरात्रि, मुझे लगता है कि 1-2 बजे के बीच में आए थे, जिनको सदर हॉस्पिटल से बाहर रेफर किया गया था, गोरखपुर इत्यादि। छाती हृदय रोग के और एक दमा के पेशेंट था, ऑक्सीजन बहुत कम था, तो मैं यहाँ नहीं था, तो वो दोनों लोग आकर के एडमिट हुए थे। उनको जानकारी मिली थी कि सक्षम हॉस्पिटल है, तो उनको सपोर्ट पे रखा गया, एक को वेंटिलेटर पे, एक को बिना वेंटिलेटर, दोनों अभी स्वस्थ और जीवित है। इसी हॉस्पिटल के अंदर हमारी टीम जो है, जो टीम में आरएमओ रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर हैं, जो 24 घंटे वहाँ शिफ्ट वाइज डॉक्टर्स की ड्यूटीज है, कार्डियक्स जो देख के कार्डियक हॉस्पिटल में जिन्होंने सेवाएं दी हैं, मेदांता पारस इत्यादि के जो आईसीयू में रह चुके हैं, वहाँ के जो आईसीयू इंचार्ज हैं वो हैं, जो नर्सिंग स्टाफ है वो भी आईसीयू में काम कर चुके हैं वो हैं। तो मैंने अपने टीम को इतना स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस चुन करके रखा है कि अगर कभी मेरे डायरेक्शन में उनको किसी का इलाज करना हो, तो मेरे देखरेख में वो इलाज संभव हो, मैं यहाँ हूँ या फिजिकली ना हूँ, लेकिन तब भी मैं सारे पेशेंट्स के भर्ती होने के साथ ही जुड़ जाता हूँ, और हम लोग सारी चीजें तय करके मेरे हिसाब से ही उन पेशेंट्स का भी इलाज करते हैं, भले वो शुक्र शनि इतवार हो। अब 7 के 7 दिन मैं वर्चुअली भी सारे लोगों से संपर्क में रहता हूँ। तो आपने जो नंबर बताया उससे यह भी पता चल जाएगा कि डॉक्टर साहब उपलब्ध हैं कि नहीं है? सब चीज आपको ये दोनों नंबर पर हर चीज उपलब्ध, हर चीज जानकारी है, और किसी और कहीं से कोई जानकारी लेनी भी नहीं है, क्योंकि मैं अपने इस जिले वासियों से और सहारनपुर मंडल के क्षेत्र और सारे बॉर्डर के लोग जो हमारे क्षेत्र के हैं उनको बताता हूँ कि देखिए, स्वास्थ्य क्रांति की ये मुहिम का एक हिस्सा है। आगे इतनी सबलता और ईश्वर का आशीर्वाद रहे तो मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी से लेकर हर एक चीज का प्रारूप बनेगा। क्योंकि अभी अगर किसी के पास सेवा भाव है, तो मुझे लगता है उस सेवा भाव से अन्य जिनके पास भी ये सेवा भाव कहीं ना कहीं 1% भी है,
ईमानदारी है, वही लोग उन लोगों को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये कलयुग है और भौतिकवाद है। इसमें ज्यादातर लोग भौतिक से सुख सुविधा, आयशो आराम और छोटे छोटे चीजों में अपना मतलब या अपना ये खोजते हैं, तो उनमें नहीं जाना है। जो लोग सात्विक हैं उनके साथ जुड़िए। डॉक्टर साहब, आपने बहुत समय दिया। अंत में एक ही प्रश्न हम पूछना चाहेंगे कि आकाशवाणी पटना से बता रहा था कि कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो लोग को कैसे सतर्क और सजग रहना चाहिए, कृपया बताएं। देखिए, कोरोना JN1 जो वायरस है का स्ट्रेन है, ये ओमाइक्रॉन वायरस का सब लाइनेज है। इसमें ओमाइक्रॉन जो फैमिली है, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी श्वास नली के ऊपरी हिस्से को, यानी गर्दन और नाक के बीच के हिस्से को ज़्यादातर प्रभावित करती है। इसमें जो मुख्य लक्षण है, उस लक्षणों में कुछ नए लक्षण भी जुड़े हैं, जैसे सर दर्द, उल्टी की तरह बार बार हूल आना, पेट इत्यादि का दस्त होना, पेट में दर्द होना, इसके साथ साथ पसीने ज़्यादा आना, अत्यधिक अचानक से कमजोरी महसूस करना बिना कारण के, बुखार होना या नहीं होना, ये दोनों शामिल है। तो ये चीज़ें नई हैं। अब इसका परहेज पर और जो बचाव है एक ही है कि ज़्यादातर भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर रहिए। नए साल मना रहे हैं तो मनाने के खुशी में ऐसा ना हो जाए कि घर में ही मातम फैलने लगे, जल्द से जल्द मनाकर घर लौट आइए, जो लोग भी भीड़ भाड़ में घूम रहे हैं मेला और जश्न में। इसके अलावा बूढ़े वृद्ध से आग्रह है कि अभी ऐसे भी ठंड है, घर के अंदर रहिए, अलाव इत्यादि जो घर में है अपनी सेवाएं लीजिए, बाहर बेवजह मत निकलिए। बाहर निकलते हैं मास्क लगाकर 3 प्लाई मास्क के साथ निकलिए। ये वायरस एयर के थ्रू जो ट्रांसमिट होता है, ओपन स्पेसेस में इतना नहीं होगा, क्लोज्ड में ज़्यादा होता है। स्कूल कॉलेज में कोई संक्रमित है उससे ज़्यादा होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा होता है। लेकिन इसके लिए सर्वप्रथम ये जरूरी है कि बार बार हाथ से नाक को छूना, सफाई करना, नाक को करना, जो आदत है ये करना बिना हाथ को किए, यही चीज़ें ट्रांसफर करती हैं वायरस को, आपके अंदर पहुंचाती हैं। जब तक डायरेक्ट कोई मुंह पर छींके या खांसे नहीं, तो मास्क लगाएंगे तो उससे बचे रहेंगे। मास्क लगाइए, भीड़ भाड़ से दूर रहिए। अगर आपको जो मैंने लक्षण बताए उसमें से कोई रहता है तो टेस्ट करा सकते हैं। टेस्ट कराने के बाद अगर आपको संक्रमित पाया जाता है तो फिर आप अपने आप को आइसोलेशन में रखिए। लगे कि दम ज़्यादा फूल रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो तुरंत जो चिकित्सक अस्पताल है वहां जाकर के भर्ती होने की सुविधा जरूर लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने इतना महत्वपूर्ण समय रेडियो रिमझिम के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। हम अपने दर्शकों के तरफ से, श्रोताओं के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं फिर बहुत जल्द स्वास्थ्य जागरूकता विषय पर रेडियो रिमझिम के माध्यम से अपने बातों को पहुंचाइएगा। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।